बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इंशाल्लाह आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वन बाय वन हम लोगों ने उनको भी डिस्कस किया। पहला स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप था ऑब्जर्वेशन, थर्ड स्टेप था हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, फोर्थ जो हमारा स्टेप था वो था डिडक्शंस, फिफ्थ में हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन था, सिक्स्थ में समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट थे, और सेवन्थ और लास्ट जो हमारा स्टेप था वो था रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ये कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, कोई भी एक क्वेश्चन होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहा होता है। या तो ये किसी भी साइंसदान के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है या किसी के सवाल पूछने पे सवाल ये जो क्वेश्चन है वो माइंड में आता है। नेक्स्ट हमारे पास था ऑब्जर्वेशंस जो थी वो हम लोग 5 सेंसेस को यूज़ करके बनाते थे। कौन कौन सी सेंसेस थी हमारे पास? विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। ऑब्जर्वेशंस जो थी ये दो तरह से थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव थी वो लेस एक्यूरेट थी और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस थी ये लेस एक्यूरेट थी, क्योंकि इनमें हमारे पास जो डाटा है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स नहीं होता, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और जो क्वांटिटेटिव थी वो हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास होता है और हम लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड उसका हमारे पास मौजूद होता है। अगला स्टेप था हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, एंड लास्ट पे था इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफाइएबल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिडक्शंस क्या होती हैं हमारे पास। डिडक्शंस में हम लोग जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि कुछ हाइपोथेसिस में से कुछ मेन चीज़ें जो हैं उनको डिडक्ट कर लेती हैं और बाकी चीज़ों को निकाल देते हैं। डिडक्शंस में हम लोग इफ़ और देन का लॉजिक जो है वो यूज़ करते हैं। ये इफ़ और देन दो सेंटेंसेस के बिटवीन एक लिंक होता है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सपेरिमेंटेशन में हम लोग अपनी डिडक्शंस को बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं। उस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके साथ हम लोग अपने जो हमारा रिज़ल्ट होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उसको हम लोग गैदर करके इन द फॉर्म ऑफ समरी रख लेते हैं और उसके ऊपर फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका करते हैं, जो कि आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ना है। और एंड वाला पॉइंट जो हमारा था रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, उसमें हम लोग ये देखा था हमने कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना साइंटिफिक जो काम उनका हुआ होता है उसको जर्नल्स में, बुक्स में पब्लिश करते हैं। डिफरेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं उसमें उसको डिस्कस करते हैं और सेमिनार्स में बताते हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी ऑफ मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मलेरिया 200 साल पहले वो एक ख़तरनाक बीमारी थी और तकरीबन काफ़ी लोग थे जिनकी मलेरिया की वजह से डेथ हो गई थी। मलेरिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम 2 इटालियन वर्ड्स, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें सर्दी की वजह से बुखार होता था। साइंटिस्ट डिस्क्राइब्ड इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग अटैक्स। तो 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अमेरिका से यूरोप की तरफ भेजे गए जिनको एज आ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया यूज़ किया जाता रहा।
उन प्लांट्स में क्विना एक प्लांट था। फिर जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो लोगों ने जो डिसऑनेस्ट ताजर थे उन्होंने क्या किया कि उसकी जगह पे सिनकोना की बार्क को यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सिनकोना की बार्क थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई थी उन मरीज़ों के लिए। तो उसके बाद में उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक ड्रग थी क्यूनीन, जिसको मलेरिया के पेशेंट को एज अ मेडिसिन दिया जाता रहा और उसका फिर जो क्योर था वो पॉसिबल था। लेकिन यहाँ तक भी फिजिशियंस को इलाज तो वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि मलेरिया की काज क्या है, मलेरिया फैलता किस तरह से है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1878 में ना एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसने एक मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लेके उसको एग्जामिन किया अंडर माइक्रोस्कोप। उसने कहा था कि इसके अंदर टीनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, टीनी क्रिएचर्स हैं। 2 साल बाद दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया गया तो लोगों ने फिर दोबारा सेम चीज़ ऑब्ज़र्व की। 3 साल बाद जब देखा गया तो सेम ही चीज़ थी। और 3 साल बाद फिर उस जो लिविंग ऑर्गेनिज़म था, जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज़म था, जो कि मलेरिया का काजेटिव एजेंट था, उसको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। फिर प्लाज्मोडियम के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हाइपोथेसिस क्या था, डिडक्शंस क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली। फिर हम लोगों ने जो A.F. किंग की ऑब्जर्वेशंस देखी और रोनाल्ड रॉस का एक्सपेरिमेंट देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने थेरी, लॉ और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कहा कि इफ़ द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज़ कॉल्ड थेरी। थेरी की वजह से जो साइंटिस्ट होता है वो बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। उसके बाद लॉ की अगर हम लोग बात करें तो लॉ जो है ये बेसिकली इररिफ्यूटेबल थेरी या इररिफ्यूटेबल जो अनरिजेक्टेड थेरी होती है उसको हम लोग लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। और इसकी जो सेकंड डेफिनेशन थी वो ये थी कि इफ़ अ थेरी सर्वाइव्स सच डाउटफुल अप्रोचेस एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। और थर्ड हम लोगों ने ये कहा था कि यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर उसको हम लोग लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाटा की डेफिनेशन देखी कि डाटा जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन या डाटा एनालिसिस है ना, किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। रीढ़ की हड्डी वाला काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाटा की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम, वैल्यूज़ और डाटा। और लेकिन ये हम लोग डाटा कहाँ से लेते हैं? हम लोग डाटा लेते हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रेशो की बात की थी। रेशो के बारे में पढ़ा हम लोगों ने सॉरी रेशो के बारे में तो आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ क्यों किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि डाटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और अगर डाटा ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। और क्वेश्चन था कि डाटा को ऑर्गेनाइज़ किस फॉर्म में किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स या फिर डायग्राम्स की फॉर्म में उसको हम लोग जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एनालिसिस। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ डू वी एनालाइज डाटा। वी एनालाइज डाटा, हम लोग डाटा का तज्जिया करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही अहम है इन ऑर्डर करने के लिए टू प्रूव, किसी चीज़ को साबित या डिसप्रूव, किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ या डिसप्रूव करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास। हम लोग किसी भी डाटा को एनालाइज किए बगैर किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूफ या उसको डिसप्रूव नहीं कर सकते। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वी एनालाइज डाटा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करना है या उसको डिसप्रूव करना है तो सबसे पहले काम हमें क्या करना होगा? पहला काम तो ये है ना कि डाटा को कलेक्ट करके उसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ करें, और सेकंड इम्पोर्टेंट काम जो हमारे पास है वो ये है कि उस डाटा को एनालाइज किया जाए। अब डाटा को एनालाइज किस तरह से किया जाता है? दो हमारे पास टेक्निक्स हैं स्टैट्स की, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स इनको कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेशो, सेकंड वन इज़ प्रोपोर्शन।
रेशो में 2 वेरिएबल्स होते हैं और प्रोपोर्शन में 4 वेरिएबल्स होते हैं। रेशो की डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड रेशो। लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इन दोनों के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप को हम लोग 2 साइन से डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो साइंस कौन से हैं? पहला साइन है डिवीजन का और दूसरा साइन है कॉलन का। जब भी 2 वेरिएबल्स के दरमियान, 2 नंबर्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप को, किसी भी तरह के रिलेशनशिप को हम लोग डिवीजन या फिर कॉलन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? रेशो। आप लोग एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ें। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कॉलन मार्क बिटवीन टू नंबर्स इज कॉल्ड रेशो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्रेस द साइन ऑफ रेशो, कि जो रेशो का साइन है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि वी कैन एक्सप्रेस और डिनोट, हम लोग बयान कर सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं द साइन ऑफ रेशो, रेशो की अलामत को, बाय पुटिंग लगाते हुए द साइन ऑफ डिवीजन, तकसीम की अलामत, और कॉलन या फिर कॉलन की अलामत बिटवीन द टू नंबर्स, 2 नंबरों के दरमियान हम लोग या तो डिवीजन के साइन या कॉलन का साइन लगा के उसकी रेशो को शो कर सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, पहली में मैंने लिखा है ए डिवीजन बी, सेकंड में लिखा है ए डिवाइडेड बाय बी, और थर्ड में लिखा है ए कॉलन बी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इसकी रेशो को शो कर रहे हैं। तो सेकंड आपकी जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो ये है कि द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सनस। 50% पर्सन कौन है? जो मलेरिया के मरीज़ हैं, और 150 कौन है? जो कि नॉर्मल है, जो कि हेल्दी लोग हैं। तो अगर हम लोग इनकी रेशो निकालें तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय, आप लोग 150 भी कर सकते हैं, या 50 डिवीजन का साइन लगा के 150 लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग इसका जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं वो है 50 कॉलन या रेशो 150। तो 50 का जब हम लोग टेबल करेंगे तो 51 आर 50, 53 आर 150। तो हमारे पास जो रेशो आई है वो कौन सी रेशो है? 1:3। क्या हम लोग इसको यूँ लिख सकते हैं कि 150 पहले लिख लें और 50 बाद में? नहीं, हम लोग इसको यूँ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास जो स्टैट का रूल है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा, और ये हमारा जो आंसर है वो ठीक नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स में, ये जो स्टैट्स में हम लोग करते हैं ना क्वेश्चंस को सॉल्व, तो हमें उसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना होता है जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास 50 पहले है तो आपने 50 पहले ही लिखना है और 150 बाद में लिखना है। तो ये होगी हमारे पास रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कहते हैं तनासुब को। व्हेन टू रेशोज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, जब 2 रेशोज़ हों और उनके दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको इक्वालिटी के साइन के साथ आप डिनोट करें, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी कि A:B ये एक रेशो है और C:D जो है ये हमारे पास दूसरी रेशो है। पहली रेशो हमारे पास क्या है? A:B। सेकंड रेशो हमारे पास है C:D, और दरमियान में जो इक्वालिटी का साइन आपको नज़र आ रहा है, जो बराबर की अलामत नज़र आ रही है, ये बराबर की अलामत कहलाती है प्रोपोर्शन। 2 रेशोज़ के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन है उसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। When the two ratios are expressed by the sign of equality, या the relationship between two ratios are expressed by the sign of equality is called proportion। प्रोपोर्शन को आप बराबर की अलामत से भी जाहिर कर सकते हैं और 4 डॉट लगा के भी प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस या डिनोट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस द साइन ऑफ प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन का जो साइन है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दी और डिनोट द साइन ऑफ प्रोपोर्शन बाय पुटिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशोज़। 2 रेशोज़ अगर हमारे पास हैं उनके दरमियान एक डिवीजन का साइन या फिर एक इक्वालिटी का साइन पुट करके हम लोग उसकी जो है ना, आप क्यों कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेनली हम लोग इक्वालिटी का साइन ही यूज़ करते हैं
डिवीजन हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते, मिस्टेकनली मेरे मुंह से डिवीजन निकल गया। वी कैन एक्सप्रेस और डिनोट द साइन ऑफ प्रपोर्शन बाय पुटिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़, दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी का साइन लगाकर, या फिर जो कॉलन है मतलब दो कॉलन यानी कि 4 डॉट्स को लगा के हम लोग किसी भी प्रपोर्शन को एक्सप्रेस कर देते हैं। मिस्टेकनली मेरे मुंह से यहाँ पे डिवीजन निकल गया है, यहाँ पे हम लोग डिवीजन का साइन बेटा यूज़ नहीं करते, सॉरी फॉर दैट। हम लोग किसी भी प्रपोर्शन का जो साइन है उसको दो रेशोज़ के दरमियान में शो करने के लिए या तो इक्वालिटी का साइन यूज़ करते हैं या 4 डॉट यूज़ करते हैं, यानी कि 2 कॉलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ प्रोपोर्शनल इज़ बेनिफिशियल, कि प्रोपोर्शनल जो है इसका हमारे पास क्या बेनिफिट है, हमें इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो व्हेन दी 3 वैल्यूज़ आर नॉन, इसका जो बेनिफिट है वो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, दी फोर्थ वन एक्स जो कि हम लोगों ने सपोज की है वो हमें नहीं पता, कैन बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूल्स, मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ करके, यानी कि प्रोपोर्शन को यूज़ करके। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम लोग चौथी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो बुक में एक एग्जांपल दी गई है बॉक्स के अंदर, वो पहली रेशो हमारे पास है 14:20 और सेकंड रेशो हमारे पास है x:100। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो 20 लोग हैं उसमें से 14 जो हैं वो बीमार हैं। अगर ये रेशो है तो फिर 100 अगर लोग हैं तो उसमें से कितने लोग जो हैं वो बीमार होंगे। तो 100 में से जो x हैं जो हमें पता नहीं है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। दो रेशोज़ हैं 14:20 और x:100। यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया पहले कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो प्रोपोर्शन की मदद से हम लोग चौथी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन एक पहला तो ये है कि जो मीन्स और एक्सट्रीम्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये जो हमारे पास 20 और x है ये मीन वैल्यूज़ हैं और जो 14 और 100 है ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। जो 20 और x की वैल्यूज़ हैं इनको मीन्स कहा जाता है, ये अंदर वाली होती है, इनको वस्तैन भी कहा जाता है उर्दू में। और जो हमारे पास यहाँ पे 14 और 100 की वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और इनको तरफ़ैन कहा जाता है। अब इसका सलूशन हम लोग अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि जो तरफ़ैन होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो वस्तैन होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो मीन्स हैं 20 और x है, मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिए और प्रोपोर्शन का साइन लगा के एक्सट्रीम को भी वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 14 और 100। अगले स्टेप में हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद कि 14x आ जाएगा प्रोपोर्शन 1400। यहाँ पे हमें सिर्फ खाली x चाहिए क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 20 हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो मैथ का रूल पता है ना आपको कि अगर आपने किसी चीज़ को एक जगह से ख़त्म करना है तो ये चीज़ यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो अगली जगह पे इसको मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ से ख़त्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे 20 को यहाँ से भी डिवाइड करेंगे 20 के साथ और यहाँ पे 1400 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। फिर हमारे पास यहाँ पे x जो है वो बिल्कुल खाली रह जाएगी। तो 20 को जब हम लोगों ने 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रह गया 1, मतलब x रहेगी। और 20 को जब हम लोगों ने 100 के साथ डिवाइड किया 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 7s are 40, तो हमारे पास रह गया 70। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x प्रोपोर्शन 70। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 20 में से 14 लोग इन्फेक्टेड हैं तो 100 में से 70% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और बाकी लोग जो हैं वो बिल्कुल हमारे पास हेल्दी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। इंटीग्रल पार्ट मतलब कोई भी एक बड़ा हमारे पास इसेंशियल पार्ट। तो इसेंशियल पार्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी भी जो जीन को फाइंड करने में। जीन मैंने आपको बताया था कि डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है जिसके अंदर सारी की सारी डीएनए की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जीन फाइंडिंग में हम लोग मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने देखना है कि प्रोटीन का किस तरह का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स को यूज़ करना होता है। और दो प्रोटीन के दरमियान का जो ताल्लुक होता है, जो इंटरेक्शन होता है, अगर हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है तो भी हमें मैथमेटिक्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
Bioinformatics refer to the computational and the statistical technique for the analysis of biological data। कि जो डाटा हम लोग बायोलॉजिकल डाटा हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग स्टैट के फार्मूलाज को यूज़ करके जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उनका फिर आपस में जो कंपैरिजन होता है ये हम लोग किस फील्ड में करते हैं, ये हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ कंप्यूटेशनल भी आप कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स to the computational and statistical techniques for the analysis of the biological data। तो बेटा आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना थर्ड जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। उम्मीद है आप लोग अच्छे बच्चों की तरह डेली बेसिस पे अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अपनी इस आदत को अपना लें, ये आपके अपने फ़ायदे की बात है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अपना जो थर्ड लेक्चर है टॉपिक है चैप्टर है बायोलॉजी का वो स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।